हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सभी 25 क्वेश्चंस को। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बल्कि क्वेश्चंस में दिए गए हर ऑप्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है, हमें एक वर्ड दिया गया है और हमें क्या ढूंढना है, उस वर्ड का एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। अपोजिट का मतलब होता है जो वर्ड हमें मीनिंग दे रहा है उसके बिल्कुल विपरीत या उल्टा, विपरीत अर्थ। तो ये हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें वर्ड क्या दिया गया। हमें जो वर्ड दिया गया है दैट इज एमिस। एमिस का मतलब होता है नॉट क्वाइट राइट। नॉट क्वाइट राइट मतलब जो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, या उसके अंदर कोई कमी है। इनएप्रोप्रिएट हम बोल सकते हैं। जिस चीज़ के अंदर कोई कमी है, नॉट क्वाइट राइट है, या इनएप्रोप्रिएट आप बोल सकते हो, किसी चीज़ के अंदर कोई कमी है थोड़ी बहुत, उसको हम बोलेंगे एमिश। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन ऑप्शंस को। सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पे गैली। गैली का मतलब होता है चीयरफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो हर टाइम खुश रहता है, चीयरफुल। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है वाइटेटेड। वाइटेटेड का मतलब होता है वीक, वीक कमजोर। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट एकदम जो बिल्कुल सही है, जिसमें कोई कमी नहीं है। आप इसको परफेक्ट भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैरिड। मैरिड का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना किसी चीज़ को, डैमेज करना किसी चीज़ को, स्पॉइल कर देना या स्पॉइल कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड था यहाँ पे एमिस, जो कि था इनएप्रोप्रिएट, जो कि क्या था, इनएप्रोप्रिएट। तो उसका जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है विपरीत अर्थ में इनएप्रोप्रिएट का, वो होने वाला है एप्रोप्रिएट। ठीक है, यहाँ पे ऐसी चीज़ जो सही नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां है, ठीक है, जो परफेक्ट नहीं है। और इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होगा एकदम परफेक्ट चीज़ जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इम्पेकेबल। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें हमें एक ऐसा पार्ट ढूंढना है जहाँ पे गलती दी गई है। ठीक है, और इफ़ देयर इज़ नो एरर, अगर वहाँ पे कोई गलती नहीं है तो हमें क्या चूज़ करना है, नो एरर चूज़ करना है। चलिए देखते हैं अपना सेंटेंस। अ स्टडी फाइंड्स, एक अध्ययन में पाया गया, एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया दैट कि द एवरेज स्टाफ कॉस्ट, कि भाई जो औसत स्टाफ का खर्च है
कहाँ पे? एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब होता है गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट सेक्टर बैंक में जो स्टाफ का कॉस्ट है या जो खर्च है औसत, वो क्या है? इज हाई देन दैट एट इट्स प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट। जो सरकारी बैंकों में स्टाफ को रखने का खर्च है वो क्या है? हाई है, ज़्यादा है। किससे? जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। क्या किया गया है? इनको कंपेयर किया गया है। क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम यूज़ करते हैं देन का। देन हमारा एक कंजक्शन है। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? देन यूज़ करते हैं। और देन से पहले चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे हाई की जो कंपैरेटिव डिग्री है दैट इज़ हायर। वो क्या आनी चाहिए थी? हायर आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे जो हाई है वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे हाई नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था हायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के लिए कंजक्शन यूज़ करते हैं देन, और देन से पहले हमेशा आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, ठीक है। हाई, हायर, हाईएस्ट। तो हाई की जो कंपैरेटिव डिग्री होने वाली है यहाँ पे वो होने वाली है हायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, पब्लिक सेक्टर बैंक इज हाई देन एट, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पे हाई नहीं, हाई की जगह यहाँ पे आना चाहिए था हायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए हमें देखना है कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो सबसे पहले हमें वर्ड दिया गया है दैट इज प्रंक। प्रंक का मतलब क्या होता है? प्रंक का मतलब होता है किसी चीज को ट्रिम करना, या हम बोलते हैं काट छांट करना। जैसे आपने देखा होगा पौधों को अच्छे से ग्रो करने के लिए उनकी कटाई छंटाई की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रंक है उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो ये प्रंक नहीं होता है, ये होता है प्रन, PRUNE, प्रन, ठीक है। के यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज सोबर। सोबर क्या होता है? सोबर का मतलब होता है गंभीर। सोबर का मतलब क्या होता है? सोबर का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है टेंशन। टेंशन का आपको पता ही है, टेंशन का मतलब होता है तनाव। ये दोनों ही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। और उसके बाद बच गया हमारा लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन हमारा होता है हाइंडर। हाइंडर का मतलब होता है किसी के रास्ते में रुकावट डालना, या जिसको हम बोल सकते हैं बाधा पहुंचाना। बाधा पहुंचाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रन। प्रन की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है PRUNE, प्रन, और जिसका मतलब होता है काट छांट करना। ये मोस्टली पेड़ों से रिलेटेड होता है, जब पेड़ों की कटाई छटाई की जाती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं पर्न। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। चलिए यहाँ पे हमें एक ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। फाइन फेदर्स, फेदर्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो ये तो चला गया, ठीक है। यहाँ पे फाइन की स्पेलिंग गलत है तो ये भी आउट ऑफ कंपटीशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन
बर्ड्स। तो यहाँ पे भी फेदर्स की स्पेलिंग गलत दी गई है, ठीक है, तो ये भी चला गया आउट ऑफ कंपटीशन। तो बच गया क्या हमारे पास लास्ट ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो सेंटेंस है वो एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ठीक है। फाइन फेदर्स, फेदर्स की जो स्पेलिंग है यहाँ पे दी गई थी FATHEAR, लेकिन जो सही स्पेलिंग है दैट इज FEATHER। फेदर्स का मतलब होता है पक्षियों के पंख। डू नॉट मेक फाइन बर्ड्स, कि भाई जो अच्छे पंख होते हैं उनसे अच्छे पक्षी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वही हमारा क्या होने वाला है आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। Improve the underlined part of the sentence. Choose no improvement as an unsure if the sentence is grammatically correct. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सेंटेंस दिया गया उसमें एक अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, हमें उसको चेक करना है वो सही है तो ठीक है, अगर वो गलत है तो हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। अगर वो ग्रामेटिकली सही है तो हमें क्या चूज करना है, नो इम्प्रूवमेंट चूज करना है ऑप्शन में से। फैशन इज नॉट समथिंग, फैशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है दैट एग्जिस्ट इन ड्रेसेस ओनली, कि जो सिर्फ कपड़ों में ही हो। फैशन का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं है, एग्जिस्ट इन एकदम सही यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, और यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर 2, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। चलिए हमें क्या ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपना वर्ड क्या दिया हुआ है। वर्ड हमें यहाँ पे दिया गया है वॉरिड। अब वॉरिड बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, सॉरी सिंपल वर्ड है। वॉरिड का मतलब क्या होता है, वॉरिड का मतलब होता है चिंतित, किसी चीज़ को लेके आप चिंता में हैं तो आप वॉरिड है। फीलिंग एनक्सियस और कंसर्न्ड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके आप सोच रहे हैं उसके बारे में चिंतित हैं, ठीक है। फीलिंग एनक्सियस और कंसर्न्ड अबाउट समथिंग। चलिए उसके बाद देखते हैं अपने ऑप्शंस। तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। लेश्योर, लेश्योर का मतलब होता है रिलैक्स। लेश्योर का मतलब क्या होता है, रिलैक्स, या आप जिसको बोल सकते हो सॉरी रिलैक्सेशन, या आप बोल सकते हो फ्री टाइम है बंदे के पास, बिल्कुल ठीक है, फ्री टाइम है वो एकदम रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है अनकंसर्न्ड। अनकंसर्न्ड का मतलब होता है नॉट वॉरिड अबाउट एनीथिंग, भाई किसी चीज़ को लेके कोई चिंता ही नहीं है किसी को, ठीक है। बंदे के को किसी भी चीज़ को लेके कोई चिंता नहीं है, वो बिल्कुल ही अनकंसर्न्ड है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है। विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है टेक बैक, जैसे आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो आप उसको क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, अपने को वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस को देखने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 है अनकंसर्न्ड, वो यहाँ पे हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। वॉरिड का मतलब होता है चिंतित, किसी चीज़ को लेकर चिंता में है, और अनकंसर्न्ड का मतलब होता है नॉट वॉरिड,
किसी चीज़ को लेके उसको कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, हमें एक सेंटेंस के पार्ट्स दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। चलिए देखते हैं, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सही ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। चलिए देखते हैं। टू फोकस मोर ऑन एडिबल ऑयल्स और सेल्स देन ऑन व्हीट, द एमएसपी फॉर व्हीट इज अप बाय 2% while the rapeseed mustard is up by 8.6%, perhaps indicating that the government wants। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आगे पीछे कर दिया गया है। हमें इसको क्या करना है, सही पैटर्न में लेके आना है, और इसका जो सही पैटर्न है वो है हमारा QRSP। तो सबसे पहले जो Q है, द MSP फॉर व्हीट इज अप बाय 2%, कि भाई जो व्हीट का MSP है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है, वो क्या है, बढ़ा है कितना, 2%। वाइल, जबकि उसके बाद R, दैट ऑफ रेप्स मस्टर्ड इज अप बाई 8.6%। लेकिन जबकि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड का मतलब सरसों, तो जो सरसों है उसका जो प्राइस है वो कितना बढ़ा है, 8.6%। व्हीट का कितना बढ़ा है, 2%, और मस्टर्ड का कितना हो गया है, 8.6%। ठीक है। परहैप्स इंडिकेटिंग, शायद यह दर्शाता है, दैट द गवर्नमेंट वांट्स, की सरकार चाहती है, सरकार क्या चाहती है, टू फोकस मोर, और अधिक फोकस करना किसके ऊपर, ऑन एडिबल ऑयल्स, भाई जो खाने वाले जो तेल हैं या ऑयल सीड्स, और या जो खाने वाले ऑयल्स हैं या ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहती है देन ऑन व्हीट, गेहूं की बजाय, कि भाई गेहूं की बजाय जो खाने वाले तेल हैं, जो खाने में यूज होने वाले तेल हैं, उनके ऊपर सरकार क्या करना चाहती है, ज़्यादा फोकस करना चाहती है। ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है फ्रेंड्स, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, QRSP। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज। हमें एक इडियम एंड फ्रेज दिया गया है और वो है अ बुल मार्केट। अ बुल मार्केट, देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इडियम और फ्रेज में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमें एग्जैक्ट नहीं लेना होता है। ठीक है, वहाँ पे वर्ड कुछ और होता है लेकिन वो सेंस किसी और चीज़ की देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अ बुल मार्केट, यहाँ पे हमें देखने से लगता है कि एक बुल की मार्केट है जहाँ पे बुल को बेचा और खरीदा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अ बुल मार्केट का मतलब यहाँ पे है शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में 2 तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है बुल मार्केट, एक होता है बियर मार्केट। ठीक है, बुल मार्केट का मतलब है जब शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, और बियर मार्केट का मतलब है जब मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे बुल मार्केट का मतलब क्या है, जब शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, राइजिंग, ऊपर की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। जो हमारा आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक ऐसी मार्केट की बात यहाँ पे हो रही है जिसके अंदर प्राइसेस क्या हो रहे हैं, हाई जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम अदर ऑप्शंस देखें, अ फर्टाइल फील्ड, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ खेत। ठीक है, उपजाऊ खेत जो खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है,
टू बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है किसी की अचीवमेंट्स और एबिलिटीज को क्या करना, प्रेज करना, ठीक है, उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाना, बूस्ट करना किसी चीज को, ठीक है। उसके बाद मार्केट वेयर कैटल इज ट्रेड, एक ऐसी मार्केट जहां पे क्या, पशुओं को ट्रेड किया जाता है, खरीदा जाता है या बेचा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइजिंग के बारे में, ठीक है। अ मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, तो वो हमारी होगी अ बुल मार्केट, ठीक है। मार्केट वेयर प्राइसेस आर डिक्रीजिंग या फॉलिंग, वो हमारी क्या हो जाएगी, बियर मार्केट, ओके। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वॉन एन अनप्रिडिक्टेड पार्डन फ्रॉम ब्लैंक, प्रेसिडेंट कजारी एंड गुलनाज वाज फ्रीड। हमें यहाँ पे क्या, एक ब्लैंक दिया गया है और वहां पे क्या करना है, हमें सही वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, वी वॉन, यहाँ पे वॉन से मतलब है, यहाँ पे क्या वॉन किया उन्होंने, पार्डन, मतलब माफी मिली है, जो कि क्या थी, अनप्रेसिडेंटेड थी, मतलब उनको विश्वास नहीं था कि वो माफ कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम प्रेसिडेंट काराजी, जो प्रेसिडेंट काराजी थे उन्होंने क्या किया है, माफ किया है, और गुलनाज को क्या किया कर दिया है, फ्री कर दिया है, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया गया है देन एट टाइम दोज लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उन्होंने क्या किया है, माफी को जीता है, और माफी को जीतने के बाद क्या हुआ है, किससे जीता है, प्रेसिडेंट कारजी से, किसके लिए, गुलनाज के लिए। तो यहाँ पे हमें यूज करना है देन, वी वॉन एन अनप्रेसिडेंट पार्डन फ्रॉम देन प्रेसिडेंट काराजी एंड गुलनाज वाज फ्रीड। जो प्रेसिडेंट काराजी थे उन्होंने क्या किया, माफ कर दिया, और फिर क्या हुआ, फिर गुलनाज को फ्री कर दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद एट टाइम का मतलब होता है उसी टाइम, दोज का मतलब होता है वो, और लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, या जिसको हम बोल सकते हैं डिले, बाद में, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही एक ब्लैंक दिया गया है, इसमें क्या है, हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। द मेकर्स ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स स्पेंड 10 to 100 of millions of dollars blank their products each other। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि भाई जो मेकर्स है, जो बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक, जो एथलेटिक्स हमारे होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं हमारे, वो खेलते टाइम जो ड्रिंक्स पीते हैं उनको बोलते हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक, ठीक है। जो स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाने वाले हैं वो स्पेंड करते हैं 10 to 100 of million dollars, भाई 10 से लेके 100 मिलियन तक क्या, डॉलर्स को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, किसके लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है विज्ञापन करने के लिए या विज्ञापित करने के लिए। देयर प्रोडक्ट्स ईच अदर, अपने प्रोडक्ट्स को हर साल, अपने प्रोडक्ट्स को हर साल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स लगाते हैं, इसके ऊपर, स्पोर्ट्स ड्रिंक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग है वो हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, अदर ऑप्शंस में हमारे पास है स्नैकिंग। तो
ये सब जो वर्ड्स हैं, स्नैकिंग, लिंगरिंग, वेयरिंग, ये सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड नहीं है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिर्फ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है वो क्या है? एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक वर्ड, और हमें क्या करना है? उसका एकदम अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अपोजिट मीनिंग। चलिए ढूंढते हैं अपोजिट मीनिंग को। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें वर्ड क्या दिया गया। वर्ड हमें दिया गया है डेस्पोडेंट। वर्ड हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? डेस्पोडेंट। डेस्पोडेंट का मतलब होता है विदाउट होप। आप एकदम निराश हो गए हैं, आपको यहाँ पे कोई आशा नहीं है। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है? डेस्पोडेंट से विपरीत अर्थ वाला वर्ड ढूंढना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब विदाउट होप कब हो जाते हो? जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर, उसके बाद आपको किसी से कोई आशा नहीं रहती है। ठीक है, ये हो गया विदाउट होप। और यहाँ पे हमें जो वर्ड दिया गया है दैट इज़ होपफुल। होपफुल का मतलब क्या है? आशावादी। आपको किसी चीज़ से अभी तक आशा है, और यही हमारा क्या होने वाला है? सही आंसर होने वाला है, होपफुल। डेस्परेंट का मतलब हो गया विदाउट होप, एंड होपफुल का मतलब हो गया आशा के साथ। ठीक है, फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अदर ऑप्शंस में, अब पहले अदर ऑप्शंस में हमारे पास है प्राइसिस। प्राइसिस का मतलब होता है एकदम सही, एकदम सही। उसके बाद हमारे पास है रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब होता है अस्वीकृति। अस्वीकृति। ठीक है, उसके बाद डिस्पेयर्ड। डिस्पेयर्ड का मतलब होता है सारी आशा खो देना। सारी आशा खो देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो वर्ड था डेस्पिडेंट, जिसका मतलब था विदाउट होप, तो उसके लिए हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, होपफुल। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, सॉरी, होपफुल। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। हमें क्या ढूंढना है? एरर ढूंढना है सेंटेंस में। अगर एरर नहीं है तो नो एरर को चूज करना है। चलिए देखते हैं। इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स द माइग्रेशन विल श्योरली स्टॉप। आने वाले जो 5 साल है उसमें जो विस्थापन है या माइग्रेशन है, लोग इधर से उधर जाते हैं, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने दिया है इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स। इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसी में गड़बड़ है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। जो आने वाले 5 साल है, ना कि 5 आने वाले साल, जबकि हमें क्या बोलना है? आने वाले 5 साल। 5 और ईयर्स को आप अलग नहीं करेंगे और नेक्स्ट को 5 से पहले यूज़ करेंगे। इन द नेक्स्ट
5 years। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, इन द 5 नेक्स्ट, यहाँ पे आपको यूज करना है इन द नेक्स्ट 5। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे, वो हमारा क्या है, सही ऑप्शन है, आंसर नंबर 3। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट सुटेबल वर्ड। तो हमें यहाँ क्या करना है, जो सुटेबल वर्ड है उसके साथ क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। आई ब्लैंक पे टू मच अटेंशन, मैं क्या नहीं करता हूँ, टू मच अटेंशन पे नहीं करता हूँ किसको, दीज स्टोरीज को। तो आई डिडंट। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, वो नहीं यूज करता है, क्या, टू ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करता हूँ ऐसी स्टोरीज को। ठीक है, तब देखिए हैवंट हमने क्यों नहीं यूज़ किया, हैवंट हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। ठीक है, अगर हम हैवंट या हैजेंट यूज़ करते हैं, इन दोनों के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। वाजंट हमने क्यों नहीं यूज़ किया, वाजंट के बाद हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इसको भी हमने इसलिए यूज़ नहीं किया, तो ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब है जो कैंसिल हो गई। बची क्या, डिडंट। डिडंट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पे दी गई है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिड नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है, देखिए चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम। देखिए सेम मीनिंग हमें यहाँ पे ढूंढना है, मतलब एंटोनियम नहीं ढूंढना है, सिनोनियम ढूंढना है, बिल्कुल सेम मीनिंग वाला वर्ड हमें यहाँ पे ढूंढना है। चलिए, पॉन्ड्रस। पॉन्ड्रस का मतलब होता है वेरी हैवी, वेरी हैवी। वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा भारी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हैवी, हैवी किसको बोलते हैं, हैविंग ग्रेट वेट या हैविंग मच वेट, ऐसी चीज जिसका जो वजन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बल्फ, बल्फ का मतलब होता है स्ट्रिप्स ऑफ, स्ट्रिप्स ऑफ, बल्फ का मतलब होता है स्ट्रिप्स ऑफ, स्ट्रिप्स ऑफ का मतलब होता है स्लिप स्लोप, सॉरी स्टीप स्लोप, मतलब एकदम सीधी चढ़ाई जिसको हम बोलते हैं। जैसे पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ने के लिए क्या, एकदम पूरी सीधी चढ़ाई हमें चढ़नी पड़ती है। ठीक है, अनरियली, अनरियली का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो, जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो। हम बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट टू मैनेज, डिफ़िकल्ट टू मैनेज, जिसको हम कंट्रोल ही ना कर पाए। ठीक है,
डिफिकल्ट टू मैनेज। उसके बाद है वॉन्ड्रस। वॉन्ड्रस का मतलब होता है अमेजिंग। वॉन्ड्रस का मतलब क्या होता है? अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज हैवी। वॉन्ड्रस का मतलब होता है वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा भारी, और हैवी का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा भारी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं, उनके लिए एक वर्ड यूज करना है। वन, एक ऐसे व्यक्ति हु ऑफर्स हिज सर्विसेज, जो अपनी सर्विसेज को ऑफर करता है विदाउट बीइंग फोर्स, बिना किसी दबाव के। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी दबाव के अपनी सर्विसेज को ऑफर करता है, उसको हम कहते हैं वॉलेंटियर। उसको हम क्या कहते हैं? वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। ठीक है, वो खुद को क्या समझता है? सेवक समझता है, और सबकी हेल्प करने की इच्छा रखता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, सबसे पहले हमारे पास है स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है रिसर्चर, जिसको किसी विशेष विषय पे क्या करता है? रिसर्च करता है, शोध करता है। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं विद्वान। विद्वान, ठीक है। जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं, किसी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्कॉलर बोलते हैं। उसके बाद है स्केपिट। स्केप्टिक क्या होता है? स्केप्टिक होता है शक करने वाला, जो किसी चीज़ को सच्चाई पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? जिसको शक की बोलते हैं संशयवादी, जिसके दिमाग में हर टाइम क्या घूमता रहता है? शक घूमता रहता है, संशयवादी। उसके बाद है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दान करता है। दानी हम जिसको बोलते हैं, वो दूसरों के लिए क्या करता है? दान करता है। कैसे भाव से? निस्वार्थ भाव से। जो दान करता है किसे? निस्वार्थ भाव से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज वॉलेंटियर, स्वयं सेवक। जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the following questions, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best express the meaning of idiom and phrase। हमें यहाँ पे फिर से दिया गया है चेक योर आई ऑफ द बॉल, मतलब गेंद से अपने जो आंखें हैं उनको हटा लेना है, किसी चीज़ से मुंह फेर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे हम खेलते हैं, मोस्टली हम क्रिकेट खेलते हैं या कोई कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें बॉल है। ठीक है, और हम क्या करते हैं? हमें कोई भी गेम है तो हमें ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? बॉल के ऊपर। लेकिन अगर हम उस बॉल से ध्यान हटा लें तो क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? और ध्यान हटाने का मतलब ये नहीं है कि हमने बॉल से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया है। ध्यान हटाने का मतलब है, या आंख हटाने का मतलब है, हमने एक बार जैसे बॉल आ रही है बहुत तेज, हमने क्या कर लिया? अपना मुंह फेर लिया, भी इसको जाने देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर से हमारा कंसंट्रेशन वहीं पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपने उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए जो अटेंशन थी वो दूर कर दी थी, उसके ऊपर अटेंशन देना बंद कर दिया था। तो यही हमारा कहता है फर्स्ट ऑप्शन, टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर ए मोमेंट, भाई थोड़े समय के लिए ध्यान देना बंद कर देना। ठीक है, और यही हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या एक सेंटेंस दिया गया है एक्टिव फॉर्म में, हमें उसको क्या बनाना है पैसिव फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। द एक्सट्रीमिस्ट हैव असैसिनेड द प्रेसिडेंट। ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, अपहरण कर लिया है किसका, प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमें दिया गया है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, असेसेंट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस पैटर्न का अगर हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमारा जो पैटर्न है वो क्या बन जाएगा, हमें ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लेके आना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी दी गई है वो हम यूज़ करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बन गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद पैसिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है अगर हमारी है तो बीन यूज़ करते हैं। ठीक है, बीन के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। उसके बाद बाय यूज़ करते हैं और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बन जाए, सॉरी जो सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रेसिडेंट, तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, द प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे देखिए एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, प्लूरल थे, तो हमने क्या यूज़ किया, हैव यूज़ किया। प्रेसिडेंट क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। द प्रेसिडेंट हैज़ के बाद बीन, द प्रेसिडेंट हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब थर्ड क्या है, असेसन्ड, प्रेसिडेंट हैज़ बीन असेसन्ड। उसके बाद क्या यूज़ करना है, बाय, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है द एक्सट्रीमिस्ट। द प्रेसिडेंट हैज़ बीन असेसन्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट, द प्रेसिडेंट हैज़ बीन असेसन्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे हमारा वो क्या होने वाला है, सही ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे द प्रेसिडेंट हैड बीन आपको यूज़ नहीं करना है, हैज़ हैव है तो हैज़ हैव ही यूज़ करना है, वॉज भी आप नहीं यूज़ कर सकते हैं और इज़ भी आपको नहीं यूज़ करना है। आपकी क्या यूज़ करना है, हैज़ यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि हैज़ यहाँ पे प्रेसिडेंट सिंगुलर होने के कारण हैव का हैज़ हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। Okay, let's move to our next question. चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Illusions are usually related to visual process. इल्यूजन्स क्या होते हैं, इल्यूजन्स होते हैं भ्रांति दिमाग के अंदर, जो चीज़ नहीं है लेकिन वो आपको दिख रही है। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं भ्रम, भ्रम पैदा हो जाना। पे आपको मान लीजिए अंधेरा हो रखा है, उसमें क्या कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर मान लो कोई कपड़ा रखा हुआ है, लेकिन आपको उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, कोई पुरुष दिखाई दे रहा है या कोई औरत दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपका जो देखने का जो भ्रम है उसको हम कहते हैं इल्यूजन्स। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड होता है, विजुअल से, आपका जो दृश्य है, आपकी जो देखने की क्षमता है उससे रिलेटेड होता है, विजुअल्स। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द करेक्ट इन
डायरेक्ट फॉर्म, यहाँ पे हमें क्या है, डायरेक्ट फॉर्म दी गई है, हमें क्या चूज़ करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म चूज़ करना है। अब देखिए ये पता करने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्म दी गई है कि इनडायरेक्ट फॉर्म दी गई है, उसके लिए आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कोमास को देखना है। अगर आपके क्वेश्चन में इन्वर्टेड कोमास दिए गए हैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्म दी गई है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में इन्वर्टेड कोमास नहीं दिए गए हैं तो आपको इनडायरेक्ट फॉर्म दी गई है। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमास दिए गए हैं तो हमें क्या बनाया गया है, डायरेक्ट फॉर्म हमें दी गई है, उससे हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट फॉर्म। द फादर शेड टू हिज डॉटर, जो पिता है उसने अपनी पुत्री को बताया, क्या बताया, योर मदर विल बी वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो सेड टू को हमें चेंज करना होता है आस्क्ड में, टोल्ड में, ठीक है। सबसे पहले तो हमें सेड टू को चेंज करना होता है। अब यहाँ पे क्या किया, पिता ने पुत्री को बताया है, तो ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ पूछा होता तो आस्क्ड में चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे बताया है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमास हैं इनकी जगह पे हमें यूज करना होता है कंजक्शन दैट, ठीक है। क्या चेंज करना होता है, कंजक्शन दैट चेंज करना होता है, ठीक है। उसके बाद जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम आते हैं, उसके अंदर हमें पर्सन्स चेक करने होते हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या सॉरी, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है, ठीक है। सॉरी, क्यों चेक करने होते हैं, क्योंकि हमें इनको चेंज करना होता है। किसके अंदर चेंज करना होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, जो सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के चेंज करना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज रहता है, अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। अब देखिए यह पे हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के बिल्कुल आगे हमें मिल जाता है, और उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए योर, योर क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, डॉटर, लेकिन हमें यहाँ पे डॉटर यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पे डॉटर यूज नहीं करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे क्या है, योर मदर, योर मदर। तो योर मदर को हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, डॉटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें डॉटर का यहाँ पे क्या यूज़ करना है, प्रोनाउन, और डॉटर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हर मदर, योर मदर की बजाय हर मदर। विल, विल का पास्ट क्या बन जाएगा, वुड। उसके बाद बी, और उसके बाद वेटिंग फॉर मी। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मी को अगर हम फादर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मी का बन जाएगा हिम, मी का क्या बन जाएगा, हिम। तो हमारा जो सही सेंटेंस यहाँ पे बनेगा वो बनेगा, द फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट हर मदर वुड बी वेटिंग फॉर हिम। चलिए अब ढूंढते हैं, द फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट हर मदर, विल नहीं आएगा। द फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट माई मदर नहीं आएगा, क्या यूज़ करना है, हर मदर। द फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट हर मदर वुड बी वेटिंग फॉर हिम। तो ये तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा क्या है, एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चेक करते हैं अपना इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ऑफ
गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो हमें क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यहाँ पे चूज करना है। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो इनडिफरेंट है, मतलब सभी जगह सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, ना तो पेन के अकॉर्डिंग और ना प्लेजर के अकॉर्डिंग, मतलब सुख में भी वही है और दुख में भी वही है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्टोइक। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, स्टोइक, जिसके ऊपर सुख और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। और यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, इसको हम बोल सकते हैं, अगर हिंदी में हम बोलें अडिग या आत्मस्यामी, जिसके जो आत्मा के ऊपर जिसका कंट्रोल है, वो दुख में दुखी नहीं होता, सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, वो एक जैसा रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, रिक्लूज, रिक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी, ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहना पसंद करता है। अ पर्सन हु लिव्स इन आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, जो समाज से दूर हट के रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज से बहुत दूर रहता है। ए पर्सन हु लिव्स इन आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है। उसके बाद वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड क्या होता है, ऐसा व्यक्ति हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए होम और जॉब, जिसको हम बोल सकते हैं एक टाइप से घुमक्कड़, या आप आवारा भी बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास न घर है न काम है, वो क्या करता है, इधर से उधर घूमता रहता है। ठीक है। उसके बाद अमेच्योर, अमेच्योर होता है अनुभवहीन, अनुभवहीन। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं नौसिखिया। अ पर्सन हु एंगेज इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर प्लेजर रादर देन एज ए प्रोफेशन, मतलब कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो कोई काम कर रहा है सिर्फ शौकिया तौर पे, उसके बारे में उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। या प्रोफेशनल वो उस चीज़ को लेके नहीं है, जैसे गांव में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं खेलते, सिर्फ शौकिया तौर पे खेलते हैं, उसके बारे में उनको कोई अनुभव भी नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट एंड दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे क्या है, हमें कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, उसमें कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया है और हमें क्या करना है, उन वर्ड्स को फिल अप करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, पहले, द ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज़ हिस्टोरिकली स्ट्रगल्ड विद डिलीवरी इश्यूज, विद डिलीवरी इश्यूज। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का मतलब है हमारी जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, किसको लेके, डिलीवरी के इशू को लेके। ऑनलाइन आपने ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसकी डिलीवरी देने में जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। ठीक है। द इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर कस्टमर, जो इंटरनेट है उसने क्या कर दिया है, जो कस्टमर्स है उनके लिए आसान कर दिया है, टू प्लेस ऑर्डर्स, वे अपने ऑर्डर्स वो आराम से दे सकते हैं, टू प्लेस ऑर्डर्स फ्रॉम एनी लोकेशन, कि भाई किसी भी स्थान से आप इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। ठीक है। बट दैट कन्वीनियंस कम्स विद ए कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ शिपिंग कॉस्ट। ठीक है। लेकिन वो जो सामान आपका पहुंचता है आपके पास, उसके ऊपर एक कॉस्ट होती है, और उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ शिपिंग कॉस्ट, कि भाई मतलब डिलीवरी करने की जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट के रूप में आपको एक कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है। एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम्स, और ऑर्डर आपको कब चाहिए, अगर आपको जल्दी चाहिए तो ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, और अगर आपको डिले चाहिए तो आपको कॉस्ट थोड़ी कम देनी पड़ेगी। but by hosting their e-commerce sites on cloud computing platforms, लेकिन जो ई कॉमर्स कंपनी की जो साइट्स है वो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मर्चेंट्स कैन ऑफलोड
much of the server processing work. Much of the server processing work. These third party system still retain full control. Still retain full control over the look and feel of their online stores. ठीक है, तो ये हमारा पैसेज था जिसके काफ़ी वर्ड्स डिलीटेड थे, हमने उन पैसेज को फिलअप किया है और इन सभी को हमने ऑप्शन से ही उठाया है। पहले में था डिलीवरी का इशू, ठीक है। दूसरे में ऑर्डर्स, कहीं से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। उसके बाद जो कॉस्ट होती है वो किस टर्म में होती है, शिपिंग टर्म में। उसके बाद मच हमने यूज़ किया और लास्ट में हमने यूज़ किया रिटेन। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने पैसेज को ज़्यादा जल्दी इसलिए कवर अप करने की कोशिश की है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, हम आगे आपके लिए ऐसे ही जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो लेके आते रहेंगे। और हमारे जो प्रैक्टिस सेट्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ये सभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ही हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं को देखते हुए हमने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। इससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और कंसेप्ट्स को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।